कमजोर शुरुआत के बाद एशियाई बाजारों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। हालांकि डॉलर की मजबूती से बना दबाव, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में, शुक्रवार को गिरकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। नवंबर एक्सपायरी का हफ्ता, बाजार में दिख सकता है उतार चढ़ाव। कहां होगी सीरीज की एक्सपायरी, जानेंगे बुलेटिन में आगे। जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात, अधिकार क्षेत्र पर मतभेद कायम। केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकारियों की बैठक आज। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। रेल हादसे और नोटबंदी मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। नोटबंदी के फैसले से बैंक्स में अब तक 5 लाख करोड़ रुपए हुए जमा। प्रधानमंत्री ने आगरा की रैली में कहा, कर्ज होंगे सस्ते। और ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हुई। राहत ट्रेन से वाराणसी और पटना पहुंचाए जाएंगे दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों के मुखाफिज। हफ्ते की नई शुरुआत और यह है एक्सपायरी का हफ्ता। इस बीच ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले रिकवरी होगी। 8000 का लेवल होल्ड होगा और क्या 8200 के पार जा पाएंगे, ये बड़े सवाल, इनका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और मनीषस कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ कुछ ही देर में स्टूडियो में जुड़ेंगे। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए क्या शानदार रिकवरी दिखा रहा है निचले स्तरों से। घंटे भर पहले 15 पॉइंट नीचे था और अब 10 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। सारे के सारे एशियाई बाजार देखिए हरे निशान में लौटते हुए। जापान में तेजी तो पिछले हफ्ते ही हो रही थी, येन में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए चाइना का मार्केट, हांगकांग के बाजार, ताइवान का मार्केट, स्ट्रेट टाइम्स अकेला लाल में है और ये भी कुछ ही देर में हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ। ये बताइए एशियाई बाजारों से ही फिर आज क्यूज लेनी चाहिए भारतीय बाजारों को? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। शुरुआत करने के लिए संकेत एशियाई बाजारों से लेने होंगे और वो मजबूती की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम फ्लोज के लिहाज से किस तरह से बढ़ते हैं। पिछले 3 सेशन आप देखिए बाजार ने दोनों तरफ मौके दिए हैं, ट्रेडिंग के तेजी और मंदी दोनों ही तरफ आज भी मिलेंगे। फर्क ये रहेगा कि बायस शायद आपको पॉजिटिव साइड पर ज्यादा दिखे और दूसरा आपको उतार चढ़ाव में कमी आती हुई दिखे। इंडिया विक्स में लगातार चौथे दिन शुक्रवार के सेशन में कमी आती हुई दिखी, तो अब वोलेटिलिटी थोड़े कम होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और उस लिहाज से आज आपके लिए निर्णायक लेवल है 8100 का। क्यों है वो मैं आगे वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा, लेकिन 8100 को आज आप निर्णायक लेवल पर माने कि 8100 के ऊपर है तो तेजी के मूड में रहे, और 8100 के नीचे भले ही 25 पॉइंट ऊपर भी हो जाए तब भी ये मान के चलें कि बाजार अभी तक तेजी के मूड में इंट्राडे के लिहाज से नहीं आया है। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज दिखाई है वो 8000 से लेकर 8150, या थोड़ी बड़ी ट्रेडिंग रेंज लेना चाहें तो 8000 से 8200 वो ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइंड ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। 8000 अब निफ्टी पर बेहद मजबूत और अहम सपोर्ट के तौर पर सामने आता दिख रहा है, वो वायदा कारोबार के डेटा आगे बताएंगे। पुट कॉल रेशियो भी उस लिहाज से अभी भी ओवरसोल्ड जोन के नजदीक है, तो रिकवरी का एक केस बनता है, बाउंस बैक का केस बनता है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ दोनों तरफ आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के मौके। ऐसे में आपको दो तरह से ट्रेड करना है। पहले तो निफ्टी पर सिंपल ट्रेड ये है कि खरीदारी करें 8000 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ 8125, 8150 इंट्राडे का लक्ष्य है, और अगर उसके पार निकलकर टिक जाए तो 8200 मैक्सिमम। इस रिकवरी में 8200 के ऊपर के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, ये एकदम साफ बात है। ऐसे में दूसरा ट्रेड तब लिया जा सकता है अगर बाजार मजबूत खुल जाए, ऊपर टिक जाए तो 8150 के आसपास इसे आने दें, उसके ऊपर शॉर्ट करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8200 का, नीचे की तरफ फिर से 8100, 8075 के टारगेट के लिए आपको मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी हालांकि शुक्रवार के सेशन में निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बयानों का असर पड़ेगा कि वो ब्याज दरें तेजी से घटाना चाहते हैं कर्जों पर, और बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ रुपए आने की जो बात कही जा रही है। 18850 ये आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने का, और मुझे लगता है आज की रिकवरी को बैंक से लीड करने की कोशिश करेंगे। 19200, 19300 ये ऊपर के टारगेट्स हैं तेजी की तरफ। और अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बैंक निफ्टी में पहले तेजी हो जाए तो शॉर्ट करना चाहें तो 19300 इसके आसपास कर सकते हैं। 19500 का स्टॉप लॉस होगा। जैसा मैं निफ्टी में 8200 के ऊपर की रिकवरी नहीं देख रहा, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 19500 के ऊपर की रिकवरी नहीं देख रहा हूं, और नीचे की तरफ 19000 का टारगेट बैंक निफ्टी के लिए होना चाहिए। और सेक्टर्स के तौर पर मैंने बहुत ज्यादा सेक्टर्स चुने नहीं है,
सिर्फ दो ही हैं, बैंक, फार्मा। लेकिन हाँ, मिड कैप स्टॉक्स मुझे जबरदस्त रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं और वहां पर तेजी ज्यादा बेहतर हो सकती है, ये संकेत साफ है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रेंज है जिसके बीच में भारतीय बाजार ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही कि आज के दिन आपको बाजार खुलने के बाद किस तरह से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। वागले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लग रहा है, उछाल में बिकवाली जो पिछले हफ्ते की रणनीति थी वही काम करेगी, रणनीति में चेंज है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक निफ्टी में व्यू सेम है। मैं अगर कुछ करना है तो ऊपर में 31 पॉइंट ऊपर 8120 8125 ये लेवल पे बेचूंगा। 8170 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे 8000 वापस ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, तो 100 पॉइंट के लिए ही खेल है। लेकिन मेरे आज 2 बाय 2 सेल है और मेरा टॉप पिक बाय है, तो ये कहता है कि मतलब मेरा व्यू मार्केट में वन वे बेरिश नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक है। लेकिन निफ्टी में कुछ करना है तो ऊपर में बिकवाली। बैंक निफ्टी की रेंज 18,800 19,300। ऑलराइट, तो थोड़ा सा व्यू में चेंज हो रहा है। 8,125 के आसपास निफ्टी पहुंचेगा तो बेचना चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी होगी। कहां होगी तेजी, पूछेंगे वागले साहब का आज का टॉप बाय पिक। लेकिन पहले एफआईएस की बात कर लेते हैं। एफआईएस भी देखिए, ऐसा लग रहा है बेच बेच कर थोड़े से थकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 7 दिनों से लगातार बिकवाली है, लेकिन आंकड़े थोड़े धीरे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात मानी जाए, ये बात सही है। और इससे बढ़िया बात हेमंत जो है वो ये कि लगातार 3 सेशन ऐसे हुए हैं पिछले हफ्ते जहां घरेलू फंड्स ने एफआईएस के मुकाबले में कैश मार्केट में ज्यादा खरीदारी की है, थोड़ी थोड़ी बेहतरी से। देखिए 925 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली है, 1150 करोड़ की घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है, तो मार्जिन उनका बेहतर है। दूसरी बात, वायदा कारोबार में जो बड़े बड़े सेल फिगर्स आते दिख रहे थे वो थोड़े कम होते दिखे। हालांकि शुक्रवार को एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं लगभग 600 करोड़ के, उनमें भी बिकवाली ज्यादा बैंक निफ्टी में हुई है। और यही वजह मैं कह रहा था कि रिकवरी होगी तो शायद बैंक निफ्टी से आती हुई दिखे, क्योंकि शॉर्ट्स वहां बने। लेकिन निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं बने, बल्कि तेजी की पोजीशन, यूं कह सकते हैं कि 8,100 के नीचे लगातार निफ्टी बना हुआ है, तो वहां पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके एफआईएस ने अपनी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन, थोड़ी तेजी की पोजीशन कम की है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है, लेकिन सामने आप देखिए स्टॉक्स में दमदार खरीदारी होती दिखी। 850 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं, तो जितना कैश मार्केट में बेचा है लगभग उसके बराबर 75 करोड़ का ही फर्क है, उतना उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स सामने खरीद लिए हैं। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि अब जो प्ले हो रहा है एफआईएस के डेटा में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बाजार की अनिश्चितता को उन्हें प्ले करना है और उस हिसाब से वो इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करें। अगर उनका मूड ज्यादा लंबे समय के लिए बहुत बेरिश है तो फिर वो स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचेंगे, वो नहीं दिख रहा। अब एक आध दिन का डेटा है तो देखेंगे हम ये कि क्या यही डेटा थोड़े और बेहतर होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। अगर 3-4 दिन एफआईएस की खरीदारी हो तो फिर आपको कैश मार्केट में बिकवाली की वजह से जो नेगेटिव सेंटीमेंट बना है वो सुधरता हुआ दिखेगा। तो ये शुरुआत हुई है और ये हफ्ता एक्सपायरी का है, तो हेमंत बड़ा इंटरेस्टिंग यही होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 17 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, तो एफआईएस की बिकवाली का दबाव वायदा कारोबार में तो बहुत कम हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कैश में भी जैसा आप कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले में अब छोटे आंकड़े आने लगे, तो थोड़ी अच्छा इन डेटा के दम पे है ना ये कह सकते हैं कि चिंता थोड़ी सी है कि वो एफआईएस बेचे, लेकिन डर निकल गया। तो चिंता और डर का जो छोटा फर्क है ना वो डेटा में दिखता है। बड़ा फर्क है, देखिए एक बार डर खत्म हो तो फिर बुल्स को भरोसा मिलेगा। और वैसे भी बाजार में काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ डेटा क्या बता रहा है, एक्सपायरी कहां पर होगी। लेकिन देखिए फॉर्म में आ गए हैं वागले साहब। जब वागले साहब कहते हैं कि तेजी करनी चाहिए किसी स्टॉक में तो फिर जबरदस्त तेजी हो जाती है। वागले साहब, आज का आपका टॉप पिक बताइए क्या है? हेमंत, मैं टॉप पिक बताने के पहले मैं वो अनिल जी का लॉजिक जो टाटा के जो ये हुआ था आई थिंक 2-3 हफ्ते रोना धोना कब तक होगा, हाँ, वो लॉजिक तो ह्यूमन साइकोलॉजी का है, तो इस पर भी लागू होना चाहिए बिल्कुल। और हमको वो होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक्चुअली जितना वक्त है ना हम 8,000 की तरफ जाने में लगाएंगे उतने उसको तोड़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। फिर उसको तोड़ने के लिए फिर बड़े नेगेटिव ट्रिगर चाहिए, जो फिलहाल तो नहीं है। अच्छी बात है। तो टेक्निकली मैं कहूंगा इसको टाइम वाइज करेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, प्राइस वाइज नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक में एनटीपीसी के साथ बाय करके जाना चाहूंगा, ये मेरा टॉप पिक होगा। स्टॉप लॉस होगा 155, टारगेट 168, 2 या 3 दिन का व्यू है। क्लियर ब्रेकआउट है, मुझे लगता है 2-3 दिन में अच्छी खासी ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए। सेल के तौर पे मैं वेदांता के साथ जाना चाहूंगा। फ्राइडे को ये लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर में चांस मिलता है तो बिकवाली करके जाना चाहिए। मेटल्स में थोड़ा वीकनेस भी है।
स्टॉप लॉस होगा 207, टारगेट होगा 192। तो वेदांता के साथ जो केन की जोड़ी है वो भी बता दीजिए। दोनों अनिल अग्रवाल ग्रुप साथ में ही और चार्ट में वो दिख रहा है। तो मैं उसमें भी सेल के साथ जाना चाहूंगा। 231 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 216। तो मैं चौथा भी बता ही दूं। बताइए, चलिए बताइए, वो भी बताइए। पेट्रोनेट में अच्छी खासी मूव फ्राइडे को आई थी। मुझे लगता है ये हमारा BTST भी वैसे था, तो लगता है आज मूव एक्सटेंड होगी। तो 372 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर ए टारगेट ऑफ 387। क्या नतीजे आए और आप देखिए नतीजों के बाद क्या जोरदार तेजी इसमें देखने को मिली। 8% की रैली नतीजों के बाद और अब और अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। वागले साहब बता रहे हैं यहाँ पर, तो खरीदिए पेट्रोनेट, खरीदिए NTPC। पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर्स थे PSU कंपनियां, और हम आपसे कह भी रहे हैं लगातार कि PSUs में ही पैसा बनेगा। 5% तक की रैली। बेचना है तो वेदांता और केन शुक्रवार को बहुत कमजोरी के साथ दोनों ही स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये हैं वागले साहब के 4 बेहतरीन आइडियाज। अविनाश गुरश्कर भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, माइक अप हो रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे उनके पिक्स क्या हैं आज मार्केट के। लेकिन अनिल ये बताइए, सब जानना चाहते हैं एक्सपायरी कहाँ होगी, 8000 के नीचे तो नहीं हो जाएगी कहीं? फिलहाल ये नहीं लग रहा है। अभी तो मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि नहीं होनी चाहिए। और वही बात है कि देखिए गिरने की रफ्तार कम हो। ये बात सही है कि हर रोज आप दिन के लो पर जाकर बंद हो रहे हैं, हर रोज आखिरी घंटे में बिकवाली हो जाती है। और मैं हर रोज ये बार बार कहता हूं कि नीचे खुल जाए तो बढ़िया, खुलकर बढ़े, वो उल्टा रहा है, हर रोज ऊपर ही खुल रहे हैं। आज भी देखिए फिर से SGX निफ्टी रिकवर करता हुआ यही है। तो एक्चुअली ऊपर खुल के नीचे गिरना ये संकेत अच्छा नहीं है। अब जो है वो है, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम जो चाहें वो हो जाए। तो जहां खुलेगा वहां खुलेगा। अब सिंपल चीज क्या है, 8000 को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। वो बड़ा FIs के डेटा में नहीं है। वो कहां से आ सकता है बड़ा? कोई न्यूज फ्लो ऐसा हो, या फिर डॉलर इंडेक्स बढ़ जाए और भाग जाए। उसे हमें न्यूज फ्लो में गिन के चलो कि अचानक से डॉलर इंडेक्स बढ़ जाए, या ट्रम्प साहब का कोई स्टेटमेंट आ जाए, या हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हो जाए जिससे अचानक से लगे कि फिर अचानक से सरकार कोई ऐसा ऐलान कर दे जिससे लोगों का और सेंटीमेंट वो नोट को लेकर या ऐसा हो जाए। ये पता नहीं क्या हो सकता है, जो पता नहीं उसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो अब सिक्स सिग्मा इवेंट तो वो कुछ हो जाए तो अलग बात है। चलिए उसे छोड़ देते हैं, वो हमें पता नहीं। अब एक्सपायरी का हफ्ता है, एक संकेत साफ दिख रहा है, वो ये कि 8000 के नीचे की फिलहाल एक्सपायरी नहीं दिख रही और 8200 के ऊपर की नहीं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि पिछले हफ्ते हमने जिस तरह का उतार चढ़ाव देखा कि रेंज में बहुत टाइट 200 पॉइंट की दे रहा हूं, तो एक्सपायरी के हफ्ते में 200 पॉइंट की रेंज सफिशिएंट नहीं होती। वो रेंज आसानी से एक दिन के मुंह में तोड़ी जा सकती है। तो रेंज टूट सकती है। तो आपको एक्सपायरी को प्ले करने का सिंपल तरीका ये कि 8000 के नीचे टूटे, गिरे, बंद होते हुए दिखें तो आप समझिए कि नीचे की रेस खुल गई। और 8200 के ऊपर बंद होते हुए दिखें तो फिर समझिए कि करेक्शन पूरा हो चुका है। तो जब तक ये नहीं है तब तक आराम से इस 200 पॉइंट की रेंज की एक्सपायरी को आपको ट्रेड करना है। कॉन्ट्रा ट्रेड लें, 8000 पर आए खरीदेंगे, 8200 के नजदीक बेचेंगे। ये अगले 4 दिनों का व्यू बनता है। इसके बाहर निकलने पर आप अपना ट्रेड खत्म कर दें या रिवर्स कर लें। आज मैंने जो पहली लाइन लिखी है वो ये कि 8100 निर्णायक लेवल है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार के सेशन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ा है तो वो है 8100 के कॉल्स पे 10 लाख शेयरों का, और गुरुवार को बढ़ा था 11 लाख शेयरों का। यानी कि पिछले दो सेशन में 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां बना है। उसमें क्या हुआ है? लोगों ने कॉल्स बेचे हैं। कॉल्स बेचने का मतलब है कि मंदी की पोजीशन बनाई। तो अगर आप ये सोचते हैं कि SGX निफ्टी ऊपर खुल के हरे निशान में दिख रहा है इसलिए तेजी में, नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। 8100 के ऊपर अगर आप टिकेंगे तो ये मानेगा कि तेजी में। 8100 के ऊपर टिकने पर ही ये 21 लाख शेयरों में जो कॉल्स की बिकवाली हुई है वो तुरंत शॉर्ट कवरिंग के लिए आते हुए दिखेंगे, जो 50 पॉइंट आराम से निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। तो आज का सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज बैंक निफ्टी से है, क्योंकि शुक्रवार को देखिए 1,30,000 शेयर नए जुड़े हैं और बैंक निफ्टी में ही शॉर्ट्स बने। तो आज जरूरी है कि बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशंस कवर होते हुए दिखे, जिसकी संभावना दिख भी रही है। प्रीमियम काफी तेजी से गिरी है बैंक निफ्टी में भी, मुश्किल से 32-34 पॉइंट की प्रीमियम रहेगी, और निफ्टी तो लगभग जीरो पर आ चुका है, पूरी प्रीमियम गायब हो चुकी है। यानी कि थोड़ी सी एक्सेस शॉर्ट्स भी बनी है और थोड़ा सा तेजी करने वाले ट्रेडर्स का दबाव भी बना है, जो एक अच्छा संकेत है। तो कुल मिलाकर डेटा साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि रेंज क्लियर कट डिफाइंड है। 8100 आज का निर्णायक लेवल है। 8000 के नीचे या 8200 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं दिख रही। ऐसे में या तो लेवल्स तोड़े फिर बाजार मूड बनाइए, या न्यूज फ्लो के लिहाज से आपको ट्रेड लेना है। तब तक इस रेंज को कॉन्ट्रा ट्रेड, बाजार की चाल के विपरीत आपको ट्रेड करना है। चलिए, तो बिल्कुल साफ है रणनीति। पूरी बात का जो लबो लबाब ये है
8,000 से नीचे जाएगा तो बड़ी मंदी होगी, लगता नहीं जाएगा। 8,000 से ऊपर जाएगा तो बड़ी तेजी होगी, वो भी लगता नहीं होगा। तो स्टॉक्स ही हैं जहां पर आपको ट्रेड करके पैसा बनाने का मौका है। कौन से वो और शेयर हैं जहां पर आज आपको अच्छा पैसा बनने का मौका मिलेगा, ये सब हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अविनाश गुरक्षकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे उनके टॉप पिक्स क्या है। ब्रेक के तुरंत बाद आपको बताएंगे पहले कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या राय है और टॉप 5 स्टॉक्स आज के दिन कौन से होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज हमारे टॉप 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और राय देखिए आपकी स्क्रीन पर। आशुतोष शर्मा कह रहे हैं तेजी की साइड ही आज पैसा बनेगा। 8,140 के टारगेट, 8,040 का स्टॉप लॉस भी रखिए। एग्जैक्टली सेम राय हेमंत कपाड़िया की भी है। स्टॉप लॉस वही है 8,040, टारगेट भी लगभग वही 8,130। तो तेजी की हैट्रिक होती हुई दिख रही है। एक और एक्सपर्ट देखिए नीरव अखारिया, वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड पर ही आज पैसा बन सकता है। 8,125 का टारगेट, 8,030 का स्टॉप लॉस भी रखिए। क्या बात है, समित चौहान चौका मारने के मूड में लगातार चौथे एक्सपर्ट कह रहे हैं खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, समित का कह रहे हैं 8,000 पर लगाइएगा। सही भी है, थोड़ा डीप है तो, क्योंकि उनके टारगेट भी ऊपर काफी है 8,320 की। चौकी मत। आखिरी एक्सपर्ट भी देखिए तेजी में ही है। जय ठक्कर भी कह रहे हैं कि आज लॉन्ग साइड पर ही पैसा बनेगा। अच्छा, सबके टारगेट देखिए 8,140 या 8,130 के आसपास हैं। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय रखी है आपके सामने, पांचों के पांचों बाजार पर बुलिश। और इसके लिहाज से अगर आप रेंज निकाले तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 8,000 से लेकर 8,040 की रेंज में, ये 40 पॉइंट की रेंज है आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर की तरफ 8,125 से लेकर 8,140, ये 15 पॉइंट की रेंज दिख रही है जहां पर जाकर बाजार रुकेगा ऊपर की तरफ। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देख लेते हैं 5 का पंच। टोरेंट पावर, गुजरात हाईकोर्ट ने सोलार कारोबार के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। टोरेंट सोलरजन का कारोबार अब इस कंपनी में शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। एलेम्बिक फार्मा पर रखिएगा नजर। यूएस एफडीए ने जेनरिक एक दवा है हाइपरटेंशन की जो ये कंपनी बनाती है, उसको मंजूरी दे दी है, तो यहां पर हो सकती है आज तेजी। दिलीप बिल्डकॉन इंफ्रा कंपनी, इसे आंध्र प्रदेश में लगभग 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। जी शिपिंग, रखिए इस शेयर पर नजर, क्योंकि एक इनकी वेसल है जो इन्होंने बेचा है, ग्रेट शिप रागिनी, ये है वेसल का नाम, जो 2013 में इन्होंने बनाया था। हालांकि कितने पैसे में इन्होंने बेचा है, डील साइज क्या है, वो डिस्क्लोज नहीं किया गया एक्सचेंजेस पर, लेकिन ये जानकारी मिलती हुई कि इन्होंने उस वेसल को बेच दिया। और वैसे भी बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जिस तरह से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है पिछले 1 महीने में, 1 साल में, उसके चलते भी शिपिंग कंपनियों के शेयर आज आपके रडार पर होने चाहिए। मवाना शुगर, इंडियन पोटाश को तितावी शुगर को बेचने की इनकी योजना है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले साहब और अविनाश गोरक्षकर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश जी बताइए, इस बाजार में खरीदारी कहां करनी है? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी जैसे इन्होंने एक पेट्रोनेट को रेकमेंड किया है। मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस में महानगर गैस, गुजरात गैस, ये दोनों स्टॉक्स पे आज नजर रखनी चाहिए। गुजरात गैस के नंबर्स काफी अच्छे आ गए। इनफैक्ट एमजीएल का भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आया है आईजीएल का, तो इस कारण हमको लग रहा है कि गैस स्पेस में डेफिनेटली अच्छा अपसाइड और अच्छी स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स पे नजर रखें। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से डिफेंसिव भी है और यहाँ पे हमको लग रहा है कि प्रॉफिट का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से काफी अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, बेहतरीन नंबर साहब। गुजरात गैस के आपको एक बार बता दूं, मुनाफा देखिए 27 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ रुपीस पहुंच गया। जबरदस्त तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक और कंपनी जिसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं वो है इंडिया सीमेंट। आप देखिए 29 करीब मुनाफे में 62% की तेजी देखने को मिली है इंडिया सीमेंट। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे ज्यादातर सीमेंट शेयर कमजोर थे, लेकिन इस शेयर में गिरावट नहीं हो रही थी और अब नंबर जबरदस्त। हेमंत, एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। 150 से इंडिया सीमेंट्स लगभग 110 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में गिरा है। तो मुझे लगता है ये 130 135 तक अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक चार्ट पैटर्न वीकली में अभी भी वीक ही माना जाएगा। मुझे नहीं लगता है 130 135 के ऊपर सस्टेन होगा। करेक्शन भी जबरदस्त हुआ और भागा भी स्टॉक मेरे ख्याल से 80 रुपए से भागना शुरू किया इसने। अपने हाईएस्ट से 30% करेक्ट हुआ है। 30% हुआ है।
ओके, साल भर का चार्ट देखते हैं। देखिए हाँ, ये देखिए 65-70 रुपए से चालू हुआ, पहुंचा कहाँ तक देखिए हाई। ओके, ये तो दिन का हाई दिखा रहा है, लेकिन हाँ मतलब लग रहा है 170-80 के आसपास तक गया वहां से, तो हाई से अच्छा करेक्ट हो गया। 30% करेक्ट हुआ, हाई से 30% है। ओके, ज्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 160-70 का भाव दिखा रहा है 116, तो हाँ ये रिसेंट हाई से 30% करेक्ट हुआ है। अगर ऊपर के लेवल से अगर 40-50% करेक्ट हो गया तो ये भाव अच्छे हो जाते हैं। एक और सीमेंट पे इसी पर बात करते हैं। शिवा सीमेंट को लेकर खबर आई कि श्री सीमेंट उन्हें खरीद सकता है, ऑफर दे सकता है लगभग दुगुनी प्राइस में, 15 रुपए में। शिवा सीमेंट भी लिस्टेड है, स्टॉक छोटा है, वो प्रमोटर काफी लंबे समय से सोचे थे, तो उसे तो छोड़ दीजिए। श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये जो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं, या कोई और सीमेंट आपको लगता है, ये अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा भी इतने गिरे हैं, भले एसीसी अंबुजा में प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़े, लेना चाहिए अभी ने? नहीं, फ्रंट लाइन में तो हमको लग रहा है अल्ट्राटेक, और छोटे में जैसे मंगलम सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट है, हमको लग रहा है कि जेके लक्ष्मी, हाँ, तो ये डेफिनेटली स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस भी आई है, और हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी तरह से सेकंड हाफ में भी सस्टेन होगा। हालांकि थोड़ा बहुत इंपैक्ट सीमेंट सेक्टर में लोगों ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन से हो सकता है, दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा वीक हो, बट अदरवाइज हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ मंगलम सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी छोटी कंपनीज में हमको अच्छी तरह से दिख सकता है। मंगलम, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये छोटे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इस पर रखिएगा नजर। सन फार्मा पर भी रखिए नजर। चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है बागले साहब। ये मोहाली की यूनिट का इंस्पेक्शन यूएसएफडीए ने पिछले हफ्ते कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 बड़े ऑब्जर्वेशंस उन्होंने पेश किए हैं। ये बताइए, सन फार्मा हालांकि अभी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये खबर आने के बाद क्या स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है? चार्ट कैसे दिख रहे हैं? हेमंत, मुझे लगता है 5 या 6 दिन पहले जो लंबी वाली मूव आई थी 580, वो तो मुझे नहीं लगता है आएगा वो लेवल। तो कोई भी करेक्शन होता है एज एन इन्वेस्टर, मैं इसमें कंफर्टेबल रहूंगा। मतलब मुझे 640 के नीचे ये स्टॉक जाते हुए नहीं लगता है, तो ये लेवल पे बाय करना चाहिए। इमीडिएट इसका टारगेट होगा 720, 730। इन हरी शायद वो भी ना तोड़े, बट एज एन इन्वेस्टर आई वुड बी अ बायर। एज ए ट्रेडर ये वैसा ट्रेडिंग स्टॉक रहा नहीं है। सही कह रहे हैं आप, ये एक्चुअली ये लेने का प्राइस आ रहा है, क्योंकि क्या है, इससे ज्यादा मोहाली से ज्यादा इसका हलोल प्लांट का इंपॉर्टेंस है। हलोल में फ्राइडे को जो 2-3% मेरे ख्याल से भागा है ये शेयर, 2.5% रहा, इसी वजह से भागा है कि हलोल प्लांट का इंस्पेक्शन फिर से शुरू हो गया। और ये होता है कि जब यूएसएफडीए की क्लियरेंस आती है, उसके पहले एक फाइनल इंस्पेक्शन होता है कि भाई हमने जो जो चीजें बताई आपने कर दी क्या, फिर कंपनी रिपोर्ट करती है हाँ हमने कर दिए, फिर वापस यूएसएफडीए वाले आते हैं, देखते हैं हाँ जैसा हमने बोला वैसा कर दिया, अब हम रिपोर्ट देंगे। तो ये फाइनल इंस्पेक्शन शुरू हुआ, और अगर इसमें हलोल क्लियर हो जाता है तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा इसके लिए। तो आज देखना होगा, और गिरे तो फिर जो वागले साहब कह रहे हैं कि गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए सन फार्मा में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपको कहां है आज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर, किन शेयरों पर आई है रिपोर्ट्स, और इसके साथ ही ढेर सारे और स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में जहां रिजल्ट के दम पर दिखेगा एक्शन। बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और वक्त हो गया ये जानने का कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू बना रहे हैं। अलग अलग कंपनियों पर आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नियति बताइए, कहाँ नजर है आपकी? सबसे पहले बात करेंगे डॉयचे बैंक की इंडिया स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट पर, जिन्होंने सेंसेक्स का दिसंबर 2016 तक का लक्ष्य 2000 पॉइंट घटा दिया है। 27,000 का इनका लक्ष्य था दिसंबर तक आने का, अब इनका मानना है कि 25,000 ही रह जाएगा। हाल फिलहाल नवंबर में बहुत ज्यादा एफआईआई का आउटफ्लो हुआ है, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स भारत जैसे बिल्कुल भी तैयार नहीं, इम्यून नहीं है हम लोग कि इतनी बड़ी बिकवाली देखिए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईआई कर चुके हैं, और बाकी का जो अभी बाकी का हिस्सा बचा है 1-2 महीने का, वो और ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा, ऐसा मानना है डॉयचे बैंक का। ये बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करके चल रहे हैं। नियर टर्म में डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अर्निंग्स पर एक बड़ा हिट आ सकता है। इकोनॉमी के लिए बिल्कुल डिसरप्टिव होगा ये कदम। हालांकि मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में शायद इसका फायदा देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत सारे अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। एनर्जी पर अभी काफी ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं। डिफेंसिव पे अभी अपना दाव लगा रहे हैं। पीएसयू बैंकों में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियर कट एक बड़ा बेनिफिशियरी होंगे। अपग्रेड कर रहे हैं फार्मा और आईटी सर्विसेज को।
अंडरवेट और न्यूट्रल का इनका कॉल था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने ओवरवेट का कर दिया है। मटेरियल्स पर अंडरवेट से ओवरवेट का इन्होंने टारगेट दे दिया है। हालांकि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, एनबीएफसीज और इंडस्ट्रियल्स भी अभी भी नेगेटिव हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को, ल्यूपिन, पेट्रोनेट, एलएनजी को पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। टॉप पिक्स में औरोबिंदो फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीपीसीएल, गोदरेज कंज्यूमर, हिंडाल्को, एचपीसीएल, नेस्ले, एनटीपीसी, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे शेयर शामिल है। और दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, सन फार्मा और टेक महिंद्रा में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो बड़े लेट जागे हैं, यही कहना चाहिए। सारा गांव देखिए, जब मंदी हो गई और अब ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेंसेक्स का लक्ष्य घटा रहे हैं, जीडीपी का लक्ष्य घटा रहे हैं, नहीं लगता लेट आई है रिपोर्ट? जो एनालिस्ट ये रिपोर्ट लिखते हैं उन्हें एक बार ना वो चैनल चेक कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर। मैं इस वीकेंड पे मैं मॉल्स में गया, कहीं कोई मॉल्स में भीड़ में कमी नहीं है। जो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ क्या है, नोट बंद हुए ना, नोट बंद होने से आरबीआई को तो क्लियर कट फायदा है, 100% पैसे नहीं आए वापस। जो सिस्टम में 5 लाख करोड़ आए वो वाइट हो गए, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि कंजम्पशन लोगों को लग रहा है, कंजम्पशन में क्या है, वेल्थ, लोग अगर ब्लैक मनी को दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं तो वेल्थ इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, नए नोट आ रहे हैं। तो इतना घबराने, इतना डरने की जरूरत क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो इतना सोचें कि 6 महीने 12 महीने कुछ नहीं होगा, लोग खाना पीना खर्च करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का टाइम जो लगता है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 2-3% निकल जाएगी। सामने जीएसटी आ रहा है, बहुत लेट आई है ये टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह वो जो होता है ना कि भाई शॉर्ट टर्म चार्ट देखकर जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान लगाना है। जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान शॉर्ट टर्म चार्ट्स में नहीं लगता है, वो तो लंबे ही है। मैं देख रहा था एम्बेट की भी कुछ रिपोर्ट्स थी जो थोड़ी पैनिक में डालने वाली थी, ये सब रिपोर्ट लेट आई है। सबसे पैनिक में है वो तो 20-22 हजार के टारगेट के कभी से हासिल नहीं हो रहे हैं और कभी होंगे नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता, ठीक है 25,000 सेंसेक्स का इनका टारगेट है, आना है आ जाए। लेकिन मुझे में सिर्फ एक सवाल हेमंत मेरा ये है कि अगर अमेरिका नहीं गिरा तो कौन सा हमारा 25,000 सेंसेक्स आ जाएगा? अगर हमें कमजोरी होनी तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से होनी है, न कि इंडियन मार्केट्स की वजह से, इंडिया की इकोनॉमी की वजह से। जो कुछ नॉट इम्पैक्ट आना था, जिसकी वजह से ग्रोथ में जो चिंता की बात थी, वो इस प्राइस में है। अब हम गिरेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, न कि इस रीजन से। बिल्कुल। और आज देखिए हम लोगों ने नोटबंदी का इम्पैक्ट नेगेटिव के ऊपर बात भी नहीं करी है, और इसीलिए ये 10 दिन हो गए इस अनाउंसमेंट को आते हुए, और 10 दिन में जो ग्रे मार्केट के भाव चला करते थे पहले, जो हमने बताया था 12 तरीके इस समय मार्केट में चल रहे हैं जिसके चलते लोग अपने पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिए वो जो चीज थी वो क्रैश हो गई है, जो प्रीमियम चला करता था वो क्रैश हो गया। सोने का भाव जो पहले था 8 तारीख 9 तारीख को, वो क्रैश हो चुका है ग्रे मार्केट का। 65,000 रुपए वाला सोना 35,000 रुपए। वही तो बता रहा हूं, तो वो दिक्कत वाली बात अब नहीं रही। जितनी पैनिक पहले था उतना पैनिक खत्म हो चुका है सिस्टम से। और हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे अगर आपको एटीएम्स के बाहर कतारें छोटी होती हुई दिखें तो ये अच्छी बात होगी इक्विटी मार्केट के लिए भी, और वो हो गई है। और बड़े सिटीज में पैसे की सप्लाई पूरी हो चुकी है, धीमे धीमे छोटे शहरों में, गांवों की तरफ ये बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता, और इस हफ्ते के अंत तक तो मुझे लगता है कि आराम से जिसको जहां चाहिए, और फुल फ्लेज अगर एटीएम काम करना शुरू कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब रिकैलिब्रेट किए जा रहे हैं, नए नोट डालने की उनकी गुंजाइश बढ़ रही है। 500 का नोट भी सिस्टम में आ गया, 500 का नोट सिस्टम में आ गया, तो सब दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर जो पैनिक में करने वाली हैं कि सेंसेक्स का जी लक्ष्य इतना हो जाएगा, जीडीपी जी 2% गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नियति बताइए और कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं फिर जहां पर नजर होगी? तो घबराने की अगर जरूरत नहीं है तो सारे अपसाइड की रिपोर्ट्स आपको बता देती हूँ। सन फार्मा टॉप पिक है, मैक्वायरी का आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1020 का इनका लक्ष्य है, 48% अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं 12 महीने के दौरान। ये बेस्ट पोजीशन है स्पेशलिटी ट्रांजिशन को करने के लिए, निवेश करके चलिए। 1020 का लक्ष्य आपको सन फार्मा दिखा सकता है। और जी पर आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है, 635 का इनका लक्ष्य है, 42% अपसाइड ये देख रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं होगा, व्यूअरशिप इनकी आगे बढ़ेगी, मॉडल इनको अच्छा लगता है। 635 के लिए आपको जी में भी निवेश करना चाहिए। और स्टील सेक्टर पर काफी बुलिश है क्रेडिट स्विस। क्यों? क्योंकि कोकिंग कोल के जो दाम है वो कई महीनों की ऊंचाई पर है और अब प्राइस हाइक होना एकदम सर्टन है। इन्फ्लेशन जो बढ़ा है कच्चे माल का वो भी पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। ओवरवेट है टाटा स्टील पर,
515 का इनका लक्ष्य है। 34% अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर ओवरवेट है। 2000 का लक्ष्य जेएसडब्ल्यू स्टील का इन्होंने दिया है, 18% का अपसाइड। जेएसपीएल पर भी ओवरवेट है, 110 का इनका लक्ष्य है। 62% अपसाइड पोटेंशियल जेएसपीएल में देख रहे हैं और सेल में मगर अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 35 का इनका लक्ष्य है जो कि 29% डाउनसाइड का है। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स है और खासतौर से मेटल्स पर यहां नजर रखिएगा। देखते हैं आज जिस तरह से रिकवरी एशियाई बाजार में थोड़ी थोड़ी होती दिख रही है, क्या मेटल्स उछलते हैं या फिर शुक्रवार की कमजोरी को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच इंटरेस्टिंग ये है कि वोकार्ड पर भी एक रिपोर्ट है। वोकार्ड और सन फार्मा एक्चुअली दोनों पर ही है। यूएस में जो ड्रग प्राइसिंग वाला मामला चल रहा है उसमें उनके नाम पहले से भी आए हैं और फिर से ये खबरें आई कि जो लॉ सूट फाइल किया जा सकता है उनमें इनके नाम आ सकते हैं। वोकार्ड के चार्ट देखकर बताएं क्या वागले साहब, यहाँ भी वैसे ही मामला जो सन फार्मा में आप कह रहे थे कि गिरे तो खरीदारी करनी चाहिए, या वोकार्ड के चार्ट कमजोर है? अनिल जी, वोकार्ड के चार्ट में और सन फार्मा के चार्ट में फर्क है। वोकार्ड के चार्ट कमजोर है और अगर मुझे डर है 700 ब्रेक करता है, शायद 700 ब्रेक ना करे अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो, क्योंकि वैसे इस न्यूज में उतना बहुत दम भी नहीं, क्योंकि ये कब से चल रही खबरें। तो जब तक 700 ब्रेक नहीं होता है पॉजिटिव है, लेकिन 700 ब्रेक होगा तो एक 10% का फॉल आ सकता है। लेकिन ये जो खबरें हैं ये वापस से जिस तरह से तूल पकड़ती हुई दिख रही हैं, मामला सीरियस है। हाँ, क्योंकि देखिए वोकार्ड और टेरो के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो चुके हैं और इन्होंने जिस तरह से कीमतों को बढ़ाया है, ये बताइए अगर कुछ एक्शन होता है। हम पिछले हफ्ते भी देखते थे कि सुबह सुबह अचानक से फार्मा शेयरों में दबाव, अचानक से फार्मा शेयर बिना किसी खबर के चलते। तो देखिए जिन एफआईआईस को ये अंदाजा है, भनक है, वो शायद यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि इन्होंने जी जेनरिक की दवाएं बड़ी महंगी महंगी यूएस में बेच दी और अब तो जो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं वो शायद इस मामले को वापस से रिवाइव करते हुए दिखें, क्योंकि देखिए इनके पहले वाले प्रेसिडेंट के राज में ये सारी खराब खबरें दबी हुई थी। 2012 का मामला है, अचानक से अब इलेक्शन के आउटकम के आसपास ही उभरने लगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, ये डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज होगा अगर यहाँ से कोई ना कोई न्यूज फ्लो आता है और कोई डिसीजन लेता है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली इससे हो सकता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हेमंत अर्निंग्स में थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर आएगा और सेंटिमेंट भी इफेक्ट होगा, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक होगा और जिनका ज्यादातर यूएस मार्केट्स पे बड़ा एक्सपोजर है, जैसे लुपिन है, सन फार्मा है, ऑरोबिंदो फार्मा है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा सा कॉशियसली इनको जरूर देखेगी। बट ऑन द अदर साइड जो क्लियरली रेगुलेटरी जो न्यूज फ्लो है वहां पे अगर अच्छी खबर आती है तो डेफिनेटली सन फार्मा जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली अच्छी तरह से वैल्यू बिल्ड हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पे काफी पिटाई हो चुकी है। ऑलराइट, चलिए वैसे भी अगर बाजार को चलना है तो फार्मा शेयर शायद ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ना दिखाएं, तो इनके ऊपर थोड़ा कॉशियस ही आपको रहना चाहिए और बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। एसजीएस निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि निश्चित तरह से अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। तो एफएनओ में आपको किस तरह से ट्रेड लेने चाहिए, गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अविनाश कुरश्कर और संदीप वागले साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर और संदीप वागले, और वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ शामिल हो चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वायदा कारोबार के एक्सपर्ट गौरव बिस्सा। स्वागत है गौरव आपका। एक्सपायरी का हफ्ता है तो दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये बताइए कि आज के लिए निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है और आज से एक्सपायरी तक कैसे करना है, और दूसरा एक्सपायरी कहां लग रही है आपको? लगता है गौरव से संपर्क टूट गया। फिर से ये सवाल तो यही रहेगा, पूछेंगे फिर से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले उन पे एक राय ली जाए। जी एंटरटेनमेंट 635 रुपए के टारगेट के साथ रिपोर्ट आई है इसमें मक्वायरी की, और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि इस स्टॉक में अच्छा करेक्शन भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में। मेरे ख्याल से 590 के आसपास, 580, 550 के ऊपर तो मैंने इस शेयर को देखा था, मेरे को अच्छे से याद है। तो 550 से 450 आया। अविनाश, जी या फिर कोई और मीडिया स्टॉक जो आपको पसंद हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी यहाँ पे जो प्राइस करेक्शन हो गया है काफी सिग्निफिकेंट है एक छोटे समय में, और अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है। इनफैक्ट हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर से जो एड रेवेन्यू है वहां पे थोड़ी बहुत कटाई हो सकती है।
लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर दैट इज FY18 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ विल रिज्यूम अगेन। तो ये लेवल पे डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस जो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए। चलिए, तो गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए जी एंटरटेनमेंट में, ये राय निकल कर आ रही है। सर, मवाना शुगर के चार्ट देखकर बताइए बागले साहब, ये कैसे लगते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक यूनिट है, ये बेच रहे हैं और 375 करोड़ रुपए इनको उस यूनिट से मिल रहे हैं। मजे की बात यह है कि मार्केट कैप इस कंपनी का मात्र 170 करोड़ रुपए का है। तो 170 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को 380 करोड़ रुपए के आसपास हाथ लगेंगे, तो यहां तो हो सकती है आज तेजी। और अच्छा, शुक्रवार को देखिए 19% की रैली इसमें देखी जा चुकी है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे खबर तो पॉजिटिव है, 19% लेकिन भाग गया है, अभी भी खरीदेंगे तो पैसा बनेगा आज या नहीं? हेमंत, यही एक पॉइंट है जिसमें मैं अनकंफर्टेबल हूँ। अगर शुक्रवार को 8-10% होता तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है। कुछ इनसाइडर्स को तो पता होती है डील हो रही है, तो ये वो क्लासिक उदाहरण है। अनाउंसमेंट आया है, बाद में शेयर भाग चुका है 19%। बात सही है, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जो इनके फेवर में चला जाता है, बाकी सारे शेयर भी भागे थे एक्चुअली। चक्कर वही पिछले पूरे हफ्ते SIP की वजह से, अदरवाइज तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि 20% खाली। अच्छा, भागा तो सबसे ज्यादा यही भागा था। तो बताइए सर, क्या करना चाहिए? फ्रेश लेने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन लिया है तो 48 तक मेरा व्यू है। अगर राइट लेवल टू एंटर वो 37-38, आई थिंक क्लोज इज 43 के आसपास है, तो 37-38 आता है, मैं कंफर्टेबल रहूंगा। 32-33 का स्टॉप लॉस होगा, 47-48 का टारगेट होगा कुछ दिनों में। पहले 47-48 पर आए तो बेचकर निकल जाएं, ये राय है मवाना शुगर पर शुक्रवार के अच्छे एक्शन के बाद। अच्छा, मानस जायसवाल साहब जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त। manasjaiswal.com के वो तकनीकी राय देंगे, और गौरव आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? और क्या आपने मेरा सवाल सुना था या वापस दोहराऊं? जी, आपका सवाल मैंने सुना था। जी बताएं। जो उसमें मैं राय देना चाहूंगा, निफ्टी अगर 2 या 3 दिन का जो ट्रेड है, मुझे लगता है अभी यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। 8040 छोटा स्टॉप लॉस इसमें होगा आपको, 8200 8250 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और एक्सपायरी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है अराउंड अबाउट वही 8180 8200 के आपको एक्सपायरी देखने मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहा एक्सपायरी की। गौरव, अपने टॉप पिक्स भी बताइए, तेजी वाले पहले, क्योंकि बाजार थोड़ा ऐसा लग रहा है शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन दिखाए। आपकी लिस्ट में काफी सारे PSU स्टॉक्स दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, PSU बैंक्स हो गए या काफी सारे PSU स्टॉक्स, इसमें काफी कुछ हाल की आप उम्मीद रख सकते हैं और एक सीवियर बाउंस पे इसमें आ सकता है। पहला इसमें होगा इंजीनियर्स इंडिया का, इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, एक ब्रेकआउट है, बार 280 से शॉर्ट्स बने थे, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है इसमें। तो 279 के छोटे स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 295 से 300 आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकता है। दूसरा है ऑयल इंडिया के फ्यूचर्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, 405 से लेकर 415 420 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था। आज इसको आप बाय कीजिए, 415 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और 430 435 आपको आज या कल में एक बार देखने मिल सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है। और ऑप्शंस के जरिए अगर किसी को प्ले करना है तो NHPC अच्छा लग रहा है, काफी बड़ी लॉट्स है, इसलिए फ्यूचर्स में सलाह नहीं दूंगा बाय करने की। दिसंबर सीरीज के आप 2750 के कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 25 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 1.5 रुपए का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो खरीदे 3 सरकारी कंपनियां, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और NHPC। शॉर्ट करना चाहें तो सेंचुरी टेक्सटाइल। ये है गौरव की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद मानस भी जुड़ेंगे, मानस से लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। और आज अभी तक हमने बैंक्स पे बात नहीं की, बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों में क्या कोई रिकवरी के तेजी के संकेत हैं? यदि हाँ तो कैसे ट्रेड किया जाए, इन्हें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश गोरक्षकर, संदीप वागले, गौरव बिस्सा, और बता रहे हैं वो कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। गौरव, सेंचुरी टेक्सटाइल में आप कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए, बताइए किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल में कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं, काफी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं इसमें। तो मुझे लगता है जो एकदम सपोर्ट लेवल से कहेंगे 1 या 2 रुपए के सपोर्ट इसके नीचे हैं, तो अगर ये करंट लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक बार ये स्लिप हो सकता है टुवर्ड्स 700 काइंड ऑफ लेवल्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक वोलेटिलिटी आपको बाउंस बैक देखने मिल सकता है, वोलेटिलिटी मार्केट में देखने मिल सकती है, एक्सपायरी वीक है, तो एक बार छोटा टारगेट होगा इसमें, 730 का इसमें टारगेट होगा, 760 के छोटे स्टॉप लॉस को सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार ये 700 भी लेवल्स दिखा सकते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल बेचिए, ये कह रहे हैं गौरव। इंजीनियर्स इंडिया खरीदिए, ये कह रहे हैं गौरव।
और यही कह रहे हैं मानस भी। देखिए मानस के पिक्स जो है 3 उन्होंने भेजी, 2 तो हो गई है कॉमन। मानस आपको भी यही लग रहा है जो गौरव को लग रहा है, साथ ही अपनी भी पिक्स बताइए आप। बिल्कुल, ये दोनों स्टॉक तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही क्लियर पैटर्न्स बने हैं सेंचुरी टेक्सटाइल में, जहां पर बहुत क्लियर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया और अब ऐसा लगता है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी स्टॉक ब्रेक करेगा। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट बनाने चाहिए। 700 रुपए तक के टारगेट सेट करें। स्टॉप लॉसेस अब थोड़े से बड़े रखेंगे, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ और बड़ा रखेंगे, तो 775 के स्टॉप लॉस रखेंगे। इंजीनियर्स इंडिया ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में यहाँ पर भी एक लॉन्ग कॉल लेने चाहिए। 273 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 300 रुपए के आसपास रहेंगे। ओके, तो EIL में करिए तेजी, जबरदस्त रैली स्टॉक में देखने को मिली है और आप देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये हमारे एक नहीं 2 एक्सपर्ट मान रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल ये शायद बैन में है, एकमात्र स्टॉक बैन में है। सेंचुरी टेक्सटाइल ही एकमात्र स्टॉक है जो बैन में है, तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि थोड़ी पोजीशन कम होने का दबाव लगता है। सही बात है, अगर कैश मार्केट में कोई बिकवाली करेगा तभी यहाँ पर मंदी होगी। FNO में तो आप यहाँ पर पोजीशंस नहीं बना सकते, बनानी भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो बात हुई इन स्टॉक्स की, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चैनल चेक आपको बताता हूँ जो ओवर द वीकेंड मैंने नोट किया। हाईवेज के ऊपर टोल तो वसूला नहीं जा सकता 24 तारीख तक, लेकिन ट्रक्स की जो संख्या है, खासतौर पर लॉजिस्टिक्स वाले ट्रक्स की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफा अगर लोगों के ट्रक्स के पैसे बचते हुए दिखें तो शायद लोग अभी से इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। यहां से लेकर लोनावला तक या पुणे तक अगर आपको जाना हो तो करीब करीब एक तरफा 150 से पौने 200 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, कार को, ट्रक्स को तो ज्यादा। और अगर आपको ये पैसा नहीं देना हो तो लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है ये लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए। और इस वक्त इनफैक्ट जो लोग डर रहे हैं ना कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ लॉजिस्टिक कंपनियां, इवन FMCG कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके बम्पर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है पहले बुक हो गई है। जी हाँ, कई लोगों ने साल भर की चीजें खरीद ली है। ठीक बात है। अरे मैं खुद पिछले वीक में मैं एक दिन एक शादी अटेंड करने सिलवासा गया था। यहाँ से सारे टोल फ्री है, नॉन स्टॉप आ जाते, इतने समय की बचत होती है, इतने पेट्रोल डीजल की बचत होती है। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे जो आम आदमी पार्टी के बड़े डाई हार्ड फैन है, उन्होंने भी 2 बार तो बोल दिया जाते वक्त और आते वक्त, मोदी जी ने ये काम अच्छा किया, 500 रुपए भी बच गए, टाइम भी बचा। तो लोग खुश है एक्चुअली कि टोल फ्री। लेकिन सबसे बड़ी बात ऑन अ सीरियस नोट ये कि देखिए लॉजिस्टिक कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और ये मैंने कभी ओवर द वीकेंड इतनी भीड़ नहीं देखी और 24 तारीख तक लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो अब 2 दिन और बचे जहां आप पेट्रोल डीजल, और उम्मीद है कि सरकार इसको फिर से एक्सटेंड कर दे। पहले 14 तारीख रखी थी और उसके बाद 24 हुई, तो 10-10 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी नजर रहेगी। अविनाश क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक तो जरूर काफी कम हो चुका है और लॉजिस्टिक कंपनीज को डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके कॉस्ट बचेंगे, टाइम बचेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक लॉजिस्टिक स्पेस में ऑलरेडी काफी पिटाई हम देख चुके हैं। गट्टी की बात करें या टिपिकली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनीज डेफिनेटली नजर पे रखनी चाहिए। क्लियरली ये विंटर सेशन में GST का बिल अगर फॉर्मली क्लियर होता है तो ये भी एक ट्रिगर होगा इन कंपनीज के। तो कल काफी सारे और चैनल चेक्स भी हम लोगों को बताने वाले हैं, तो बिल्कुल जहां देखिए ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा पावर है, और वो मार्केट में हो या फिर आप किसी भी और बिजनेस में या प्रोफेशन में, ये सबसे जरूरी है। चलिए लेंगे इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन लेकर आने वाले हैं आपके लिए। 68 के नीचे जाकर बंद हुआ था रुपया शुक्रवार को 68 रुपए 13 पैसे पर। इस बीच SGX निफ्टी हरे निशान में रिकवरी निचले स्तरों से थोड़ी आई है, एशियाई बाजारों में उसका फायदा मिलता हुआ दिखा है। तो कैसी होगी करेंसी मार्केट की शुरुआत, कैसी होगी प्री ओपनिंग सेशन में हमारी शुरुआत, और आज के दिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉक 2020 में कैप्टन से किस तरह के स्टॉक चुने। और 9:15 से हमेशा की तरह आपके लिए शुरुआती एक्शन बाजार का मिलेगा, जहां दिन भर के लिए आपका ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। बताएंगे कहां है आपके लिए ट्रेडिंग और कमाई के मौके। हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।